एवरीवन, वेलकम टू ओमान अकेडमी। आप सभी का ओमान अकेडमी में स्वागत है। इस सीरीज में हम आरओ एआरओ तथा कुछ अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही उनसे जुड़े जो अन्य तथ्य हैं उन्हें भी देख रहे हैं। ये प्राचीन भारत से पूछे गए प्रश्नों में से ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन जो भारत होता है उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें काफी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं तथा उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हें भी बताया गया है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन तमिल देश के जो ये संगम युग है इसका राजवंश नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है। तो यहाँ दिए हैं चेर, चोल, पल्लव और पांड्य। ठीक है, देखो तो जो तमिल साहित्य होता है संगम साहित्य उसमें चेर, चोल और पांड्य इन तीनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पल्लव का उसके साहित्य में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने सिंघल द्वीप, ठीक है, के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था। ठीक है, किसमें, सिंघल द्वीप में। तो सबसे पहले आप सिंघल द्वीप समझ लीजिए, ये सिंघल द्वीप किसका नाम है, तो ये बोलते हैं श्रीलंका को, सिंघल द्वीप बोलते हैं श्रीलंका को। ठीक है, और अ, इसका आंसर क्या होगा, राजा राम नरसिंह वर्मन, कीर्ति वर्मन और जयसिंह। ठीक है, तो ये सिंघल द्वीप के विरुद्ध क्या होता है, ये नरसिंह वर्मन जो होते हैं ये अपने दो समुद्री अभियान भेजते हैं। बात ऐसी होती है कि ये जो नरसिंह वर्मन होते हैं तो लगभग 642 ईस्वी में इनका चालुक्यों से अ, युद्ध चल रहा था। और इस समय यहाँ के सिंघल के जो श्रीलंका के राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था मानवर्मन। ठीक है, क्या नाम था, मानवर्मन। तो इन्होंने इनकी सहायता की थी, किसकी, नरसिंह वर्मन प्रथम की, इनकी सहायता की थी। तो जब इनका ये मानवर्मन, ठीक है, ये मानवर्मन की गद्दी छिन जाती है श्रीलंका में यानी कि सिंघल में, तो इनको पुनः इनका सिंहासन दिलाने के लिए ये दो बार, ठीक है, अपनी नौसेना के साथ यहाँ पर समुद्री अभियान पर भेजते हैं इनकी मदद करने के लिए। ठीक है, इतना काफी है, इसमें सारे डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद कहा जाता है। जो तमिल ग्रंथ है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नंदी कलम्बकम या फिर कलिंगुतुपर्णी या फिर मेरिया पुराणम या फिर कुराल। ठीक है, तो ये कहा जाता है कुराल को, या फिर इसे कभी कभी ऐसे करके कुरल भी लिखा रहता है। कुरल को तमिल ग्रंथों का लघु वेद कहा जाता है। और इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता भी पूछा जाता है, यानी कि इसके रचनाकार कौन थे, इसको लिखा किसने था, तो वो लिखा था तिरुवल्लुवर ने। किसने लिखा था, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने लिखा था। इतना प्रश्न काफी है, इसमें से इतना ही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम, जो वारियम उद्यान होता है, वारियम प्रशासन, वारियम उद्यान प्रशासन, इसकी इसके जो कार्य होते हैं इनकी देख रेख करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो देखो, जो चोल साम्राज्य में जो गांव होते थे, गांव की देखभाल के लिए गांव की देखभाल के लिए एक समिति हुआ करती थी। ठीक है, कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी जिसको कहा जाता था वारियम। तो जितनी भी समितियां होंगी वो सब वारियम के नाम से बनेंगी। ठीक है, तो देखिए जो ये पान वारियम थी ये थी स्वर्ण समिति। ये कौन सी समिति थी, स्वर्ण समिति थी। एरी वारियम जो थी ये तालाब समिति थी, यानी कि इसमें तालाब की देखभाल करते थे क्योंकि उस समय तालाब काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अभी भी साउथ इंडिया में अ, तालाबों वगैरह की काफी महत्व है क्योंकि वहां पर वो हार चट्टानों पर है, तो वहां पर नदियां वगैरह मानसूनी रहती हैं, सूख जाती हैं, जिससे सिंचाई के लिए और अन्य साधनों के लिए अभी भी पुरानी जो पारंपरिक स्रोत होते थे उन्हीं पर निर्भर है। और ये जो टोटवैटियम है, वारियम है, यही थी हमारी कौन सी, ये उद्यान प्रशासन। ठीक है, तो ये थी उद्यान समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये संवत्सर जो वारियम है ये थी वार्षिक समिति। क्या थी, वार्षिक समिति। तो ये चार समिति हैं, आप ये चारों याद कर लीजिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। पान वारियम स्वर्ण समिति, एरी वारियम तालाब समिति,
टोटवारियम उद्यान समिति यानी उद्यान प्रशासन समिति और संवत्सर वारियम जो है ये वार्षिक समिति हुआ करती थी। और जो गांव की देखभाल करने के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनाई जाती थी उसको कहा जाता था वारियम। और वारियम के नाम पर ही ये समितियों के नाम पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम, ठीक है, तमिल रामायणम या फिर रामावतारम या फिर बोल दिया जाता है इसको कंब रामायण, कंबम रामायणम, रामायणम, ठीक है, नाम बोल दिया जाता है। और ये जो कंब रामायणम नाम पड़ा है ये पड़ा है इनके लेखक से, तो ये है कंबन। ठीक है, ये कौन है, ये है कंबन। तो कंबन ने इस रामायण को लिखा है। तो इसमें बस इतना ही है, और ज्यादा तो कुछ बनता नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध है ये कब हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, या चोल या राष्ट्रकूटों के मध्य, या फिर चोल या होयसल के मध्य, या चोल या पांड्यों के मध्य? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करते जाइए, क्योंकि जब आप एक बार कमेंट कर देते हैं तो वो आंसर आपको, क्वेश्चन और फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किया था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध, ये काफी बार पूछा जाता है। देखिए चोलों की तरफ से कौन थे, तो चोलों की तरफ से परांतक कौन थे, चोलों की तरफ से परांतक राजा जो थे ये परांतक प्रथम थे। और इनके राष्ट्रकूटों की तरफ से जो थे वो थे भीम तृतीय। कौन थे, भीम तृतीय। और ये काफी शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट थे, राजपूत शासक थे, और इन्होंने भीम तृतीय ने परांतक वन को काफी बुरी तरीके से पराजित किया था। और इसके बाद में इन्होंने एक उपाधि ली थी जिसको बोलते हैं अ, अ, तंजई कुंड, तंजई तंजई या तंजायु कुंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगाने, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रकूटों ने चोल को पराजित करने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करते हैं, तो ये करते हैं तंजयु कुंड। ठीक है, और ये किसकी उपाधि है ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये है भीम तृतीय की। और भीम तृतीय किस राजवंश के शासक थे, तो ये थे राष्ट्रकूट राजवंश के, और चोल से है परांतक। ठीक है, चोल साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, और बहुत ज्यादा मतलब इसमें प्रतापी राजा हुए हैं, इनका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक होता है। इसको कभी डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे चोल साम्राज्य को, बहुत ही इंटरेस्टिंग राजवंश है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मीनाक्षी मंदिर जो है, ये मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, यहाँ अवस्थित है, मतलब जो ये जगह दिए हैं यहाँ पे कहाँ अवस्थित है, चेन्नई में अवस्थित है, कोलकाता में अवस्थित है, मदुरई में, या महाबलीपुरम में। तो ये तो प्रश्न सबको जानकारी होगी कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ठीक है, अब मदुरई से हमें दो प्रश्न और याद कर लेना चाहिए, अगर तमिल साहित्य से ज्यादातर ये क्वेश्चन है सारे। तो देखिए यहाँ पर जो संगम संगीतियां हुई थी, संगम की जो संगीतियां हुई थी वो जैसे बौद्ध संगीतियां 4 हुई है ना, वैसे संगम साहित्यां 3 हुई हैं। तो पहली वाली और तीसरी वाली ये दोनों होती हैं कहाँ, मदुरई में, ये दोनों कहाँ होती हैं, मदुरई में। ठीक है, और पहली वाली के जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य करते हैं। और दूसरी वाली के जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं नक्कीरर। कौन करते हैं, नक्कीरर। अब आप कहेंगे दो कहाँ, दूसरी वाली कहाँ चलेगी, तो दूसरी होती है कपाटपुरम में। कहाँ होती है, दूसरी होती है कपाटपुरम में। और इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं, अगस्त्य करते हैं। कौन करते हैं, इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं, अगस्त्य करते हैं। तो देखो तीन संगम संगीतियां हुई थी, 1 2 3, तो पहली और तीसरी होती है मदुरई में। ठीक है, और पहली और दूसरी, जो पहली और दूसरी संगीत है इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, अगस्त्य। ठीक है, पहली और तीसरी स्थान कहाँ है, मदुरई, लेकिन पहली और दूसरी की अध्यक्षता कौन करते हैं, अगस्त्य। दूसरी होती कहाँ है, कपाटपुरम में। और तीसरी की संगीत के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नक्केलर होते हैं। ठीक है, और ये इतने बार पूछी जाती हैं, और यहीं से संगम साहित्य, संगम संगीतों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। हाँ, कुछ यहाँ पर जो ग्रंथ वगैरह हैं संकलित किए जाते हैं तो वो डिटेल्ड में देखें, क्योंकि अभी इतना ही याद करना पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नटराज नृत्य के भगवान मूर्ति, ये नटराज नृत्य है, इनको देखो संगीत का क्या कहा जाता है, नृत्य का देवता भी कहा जाता है, और भारत में इनको नृत्य का क्या कहा जाता है, प्रणेता भी कहा जाता है। मेरा एक वीडियो है शास्त्रीय नृत्य पर, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। अगर आपको शास्त्रीय नृत्यों से कभी भी क्वेश्चन गलत होता है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, और मैंने उस पर वीडियो कवर किया, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, चाहे देख लेना, उसके बाद आप कमेंट करना अगर कोई प्रश्न आपका छूटे। ओके, तो ये नटराज नृत्य की भगवान की मूर्ति के संदर्भ में बताया गया है कि कौन-कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कहते हैं कि इसमें देखिए ये है, पहले बोल रहे हैं कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि इसमें शिव के कितने 4 हाथ दिखाए गए हैं। और दूसरा कह रहा है अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का कुंडल पहने हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये दोनों कथन सत्य हैं? तो ये दोनों कथन सत्य हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसका आंसर तो हो जाता है क्या, सी। पहला भी सही है, 4 हाथों वाली शिव की मूर्ति है, और दूसरा दाएं कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए। अब ये बताता क्या है, ये बताता है कि यहाँ पर अर्धनारीश्वर की, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, ये दिखाया गया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया गया है। और दूसरा जो 4 हाथ है, इनमें से जो दायां हाथ है, जो जैसे ये देख लेते हैं दायां, यहाँ ये अपने हिसाब से देख लेते हैं तो याद रहेगा, ये देख लेते हैं बायां और ये देख लेते हैं दायां। ठीक है, इनके 2 हाथ होते हैं। ठीक है, तो जो दायां हाथ होता है ऊपर वाला, ठीक है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, तो ऊपर वाला हाथ दिखाया गया है डमरू का, और डमरू का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सृजन का करता है। और नीचे वाला जो हाथ है दायां, ये बताता है अभय मुद्रा को दर्शाता है। ठीक है, बहुत डीप है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो हम बता दे रहे हैं, ये अभय मुद्रा को दर्शाता है। और जो बायां हाथ होता है, ये बायां हाथ का जो ऊपर वाला हाथ है, ये दिखाता है अग्नि का। ठीक है, बायां हाथ दिखाता है अग्नि का, ये बायां हाथ है और ये दाएं हाथ है। तो बायां हाथ दिखाता है अग्नि का, और अग्नि किसका किसके बारे में बताता है, सॉरी, तो ये बताता है विनाश के बारे में। ठीक है, अग्नि विनाश का बताता है। और नीचे जो एक बायां पैर है जो उठा हुआ है ना एक मुद्रा में, तो वो मुद्रा दर्शाती है मोक्ष को। ठीक है, वो मोक्ष की वह संकेत करती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छी जानकारी लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें इस तरह ग्रंथ दिए हुए हैं और इस तरह उनके रचनाकार दिए हुए हैं, और ये प्रश्न काफी सरल होते हैं करने में। तो देखिए अष्टाध्यायी जो है, ये अष्टाध्यायी की है, किसकी रचना है, ये है पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि की संस्कृत व्याकरण है जिन्होंने लिखा अष्टाध्यायी। और महाभाष्य किसकी है, ये महाभाष्य है पतंजलि की। ये बाद में अष्टाध्यायी के बाद ये महाभाष्य लिखा जाता है। और इसके बाद में ये निरुक्ति है, निरुक्त है यास्क का। और वार्तिक वार्तिक है कात्यायन का। ठीक है, तो देखिए ए का क्या हो जाएगा 4, और बी का क्या हो जाएगा 3, और सी का क्या हो जाएगा 1, और वार्तिक का क्या हो जाएगा कात्यायन, यानी कि क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो देखो इसमें 4 3 2 1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी ज्यादा फैक्ट नहीं है, बस आपको इसे याद रखना। बस ये याद रखना जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, और इसी संस्कृत व्याकरण को सरल करने के लिए बाद में पतंजलि द्वारा ये महाभाष्य लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी देखिए अमीर खुसरो, इधर दिए हैं दरबारी कवि और इधर दिए हैं राजा। तो एक प्रश्न तो ऐसे ही बन जाता है कौन किसके दरबारी कवि थे, और इसके बाद में कुछ इनसे रचनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इसके बाद में कालिदास रहते थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, इसके बाद में हरिश्चंद्र रहते थे किसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में। और वाण भट्ट रहते थे किसमें, हर्षवर्धन के दरबार में। तो देखो वाण भट्ट से एक चीज पहले आंसर देख लेते हैं कौन सा बनना है हमारा। अमीर खुसरो कहाँ रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तो 4 हो गया। कालिदास कहाँ रहते थे, समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हरिश्चंद्र कहाँ रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में, तो ये हो जाएंगे 2। और वाण भट्ट कहाँ रहते थे, हर्षचंद्र के। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इससे कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखो वाण भट्ट की एक रचना है हर्षचरित, ये इन्होंने लिखी थी। वैसे तो हर्षवर्धन भी काफी मतलब कि अच्छा लेखक था, इसने भी 2-3 रचनाएं लिखी। आगे क्वेश्चन है उसमें करेंगे, उसमें देखेंगे, यहाँ नहीं बता रहे, यहाँ अपना थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आगे क्वेश्चन है तो यहाँ डिटेल नहीं बता रहे, आगे नहीं होता तो बता देते हैं। तो इनकी एक तो हर्षचरित बहुत ऊंची जाती है, क्योंकि हर्षवर्धन खुद लेखक था। तो जब हर्षचरित आती है तो ऐसा लगता है कि ये भी किसने लिखी होगी, हर्षवर्धन ने ही लिखी होगी। लेकिन हर्षचरित की रचना की थी किसने, वाण भट्ट ने। ठीक है, वाण भट्ट ने की थी। और कादम्बरी की भी रचना वाण भट्ट ने की थी। ठीक है, और अमीर खुसरो की काफी सारी रचनाएं हैं। ठीक है,
जैसे कि इनकी है एक तारीख़ अलाही, दूसरी है जैसे कि आशिका, तीसरी है मिफ्ता उल फुतूह, काफ़ी सारी रचनाएँ हैं। इसी तरीके से कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। तो मैं कालिदास की रचनाएँ आपको बताऊँ यहाँ पे लिख के। तो जैसे एक है मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, इसके बाद में है अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतुसंहारम, ठीक है, ऋतुसंहार और कुमार संभवम, मेघदूतम, काफ़ी सारी रचनाएँ हैं, कुमार संभवम, इसके बाद में मेघदूतम। कालिदास की रचनाएँ ये सारी पूछी जाती हैं। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, बहुत सारी रचनाएँ हैं। वाणभट्ट की क्या है, हर्षचरित है और कादम्बरी है। ये मैंने कादम्बरी लिखा है, कादम्बरी है। और इसके बाद में हरिशेन का एक बहुत ही अ, स्तंभ वो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये भी किससे है, ये हरिशेन से संबंधित है। और ये हरिशेन किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो इस वाले क्वेश्चन से इतना देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो ये जयदेव, केशव, सूरदास या मीरा। तो गीत जो गोविंद है इसके रचयिता थे जयदेव। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और जो ये जयदेव थे, ठीक है, ये किसके शासन में रहते थे, शासन काल में रहते थे। ये शासक थे लक्ष्मण सेन, ठीक है, सेन शासक थे लक्ष्मण सेन, और इनके दरबार में रहते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जयदेव जो थे वो किसके समकालीन थे, किस राजा के समकालीन थे। तो ये थे लक्ष्मण सेन के। और ये जो गीत गोविंद लिखी है ये लगभग 12 सर्गों में लिखी है और प्रत्येक सर्ग में संगीत का एक अच्छा समन्वय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कौन थे, भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, या भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता होगा, ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी आर्यभट्ट की, तो हाँ पता होगा सबको, ये थी आर्यभट्टियम, ठीक है। और इसी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था एक सिद्धांत बहुत फेमस है। पहले पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। बाद में ये बताते हैं इन्होंने हेलियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। हेलियोसेंट्रिक को बोलते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास है, 5वीं 6वीं यानी 5th to 6th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये मतलब थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मत्त विलास प्रश्नम का जो लेखक है, बड़ी कठिन किताब ही लग रही होगी आपको। अब देखिए प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, स्पेशल प्री में जो बाद में होते हैं उसमें आया था। तो मत्त विलास प्रश्नम जो है ये यूपी का है, अपर डिवीजन का और लोअर डिवीजन वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। मत्त विलास प्रश्नम इसके लेखक कौन थे, तो ये थे कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, या फिर इसको बोले महेंद्र वर्मन, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। महेंद्र वर्मन अगर प्रथम कर दे तो ये और अच्छा हो जाएगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये महेंद्र वर्मन थे किस वंश के, तो ये थे पल्लव वंश के, सॉरी ये पल्लव वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है ये संस्कृत का ग्रंथ है, यानी कि संस्कृत इसकी भाषा है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और ये किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक उपकरण है उन पर किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है भोज ने, ठीक है। और ये भोज परमारवंशीय राजा है, ठीक है, परमारवंश है, एक परमारवंशीय राजा है। और इन्होंने और भी कई किताबें लिखी हैं, जैसे सरस्वती सरस्वती क्या है, कंठ भंडारण, कंठाभरण, क्या है, कंठाभरण। कठिन किताबें हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या नाम ले रहा है। और एक है समरांगण, क्या है इसका नाम है, समरांगण और सूत्राधार, समरांगण सूत्राधार। और या एक शायद योग सूत्रवती है। और भी कई किताबें हैं, विद्या विनोद है,
ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने बहुत कम से कम कहते हैं शायद इन्होंने शायद 84 या 85 प्लस ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से 20-21 ही बचे हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, इतना ठीक है, याद भी नहीं होंगे। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? हर्ष ने, देखो ये मैं पीछे बता रही थी ना, तो ये हर्षचरित देखो आ गया है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये हर्षचरित इन्होंने ही लिखा होगा। तो ये हर्षचरित किसने लिखी थी? वाणभट्ट ने। और वाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन जो होते हैं, ये हर्षवर्धन राजा होते हैं, इनके दरबारी कवि होते हैं, उन्होंने लिखा था। बाकी इन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों इन्होंने ही लिखी थी, हर्षवर्धन ने। तो इन कौन कौन सा ऑप्शन 1, 2 और 4, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजशाला जो मंदिर है, इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो इसमें भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें भगवती सरस्वती का है ये। और ये जो भोजशाला मंदिर है, ये बनवाया गया था संस्कृत पाठशाला के रूप में, संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण कराया गया। तो ये है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, और ये किसकी देवी है? भगवती सरस्वती। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था? ठीक है, तो देखिए, एक तो है ये गोपाल, जो पालवंशी हैं। ठीक है, ये गोपाल जो पालवंशी हैं। और दूसरे हैं ये नंदीवर्मन पल्लवमल। ठीक है, नंदीवर्मन पल्लवमल। और इन दोनों लोगों, ये पल्लव हैं तो ये पल्लव वंश से हो जाएंगे। ठीक है, ये पल्लव वंश से हैं और ये पाल वंश से है। इन दोनों लोगों को मतलब क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। ठीक है, अच्छा ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक धर्मपाल का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। और ये जानकारी जो मिलती है वो मिलती है कहाँ से? तो धर्मपाल का एक अभिलेख है, जिसका नाम क्या है? खलीमपुर अभिलेख। ठीक है, क्या है? खलीमपुर अभिलेख। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं आप, ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाने का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र, क्योंकि ज्यादातर जो राजशाही होती है वो होती है उत्तराधिकार के नियम पर, यानी कि राजा का बेटा और बेटे का बेटा, उसका बेटा, यानी कि वंशानुगत शासन करते हैं, वंशानुगत शासक बनता है। लेकिन यहाँ देखिए जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जा रहा है, मतलब यहाँ पर लोकतंत्र की तरह एक लोकतंत्र का एक मतलब संकेत दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गोपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल, ये तो प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है। तो किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये देखो, ये पालवंशीय हैं। ठीक है, ये हैं पालवंशी। तो पूछा गया है कभी कभी ऐसे, धर्मपाल किस वंश से है, तो कभी कभी पाल न लगा के पल्लव लगा देते हैं, ऐसा लगता है हो सकता है पल्लव हो, क्योंकि पाल तो सीधे सीधे दिख रहा है। तो कभी कभी जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो सरल ही होते हैं, वो जबरदस्ती उनको कठिन बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ये कौन करवाते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? पल्लव, पालवंशी होते हैं धर्मपाल। ठीक है, ये करवाते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि सही कालानुक्रम संयोजित कीजिए। काफी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको पूरा जो क्रोनोलॉजी होती है अगर वो आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ये यशोवर्मन। तो सबसे पहले आएगा 3, यशोवर्मन पहले आते हैं। इसके बाद में आते हैं ये धंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले आते हैं यशोवर्मन, यशोवर्मा। और इसके बाद में आते हैं धंग, और धंग के बाद में आते हैं विद्याधर, विद्याधर। और विद्याधर के बाद आते हैं कीर्तिवर्मा। अब ये इस तरीके से प्रश्न बनाया था कि यशो वर्मा के बाद कीर्ति वर्मा या कीर्ति वर्मा के बाद यशो वर्मा आप लगा सकते थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आया 3, फिर आया 2 और उसके बाद आया 1 और आया 4। तो आंसर क्या बना? 3, 2, 1, 4। तो देखिए कहाँ दिया? 3, 2, 1, 4। ठीक है, ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वाराह की थी? ठीक है, यानी कि आदि वाराह की
उपाधि कौन थी? इनकी एक उपाधि और थी प्रभास की, ठीक है, इन्होंने एक और उपाधि ली थी प्रभास की। और ये कौन है? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम। तो ये कौन थे? मिहिर भोज थे। और ये प्रतिहार वंशीय थे, प्रतिहार वंशी थे, ठीक है। और वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। इस वाले प्रश्न से इतना ही ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंशी थे, ठीक है। प्रतिहार अगर जोड़ोगे तो गुर्जर प्रतिहार करो, अगर पूरा करना है तो। ये गुर्जर प्रतिहार वंश थे, ठीक है, मिहिर भोज। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिहार वंशों में अगर गुर्जर शाखा जोड़ देती हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिहार वंश। मैंने पिछली वीडियो में कहीं कराया, प्रतिहार वंशी राजपूत जो वंश होता है उसकी बहुत ही प्रसिद्ध शाखा होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर के शासक जैनुल उल आबदीन, ठीक है, ये उनका नाम है जो कश्मीर के शासक हुए थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था, ये देखो, अली शाह के भाई थे, ठीक है, इनके ये क्या थे? भाई थे। और इनका नाम था शाही खां, ठीक है, इनका नाम था शाही खां। और ये जैन उल आबदीन के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, कश्मीर की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, ये कश्मीर की गद्दी पर बैठते हैं। और देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं कि ये बहुत ही सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था और बहुत ही उदार था। इसके कारण इसकी अकबर से तुलना की गई थी। किससे तुलना की गई थी? अकबर से इसकी तुलना की गई थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई एक दो बार कि कौन सा ऐसा कश्मीर का शासक है जिसकी तुलना अकबर से की गई? क्यों की गई है? तो ये उदार था और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये प्रथम शासक था, है ना, ये प्रथम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। जो हिंदुओं पर कर लगाया जाता था, जजिया कर। जजिया कर एक ऐसा कर है जो कई बार लगाया गया, कई बार हटाया गया, बहुत सारे राजाओं ने लगाया, लेकिन सबसे पहली बार जो जजिया कर हटाया गया था वो हटाया गया था जैनुल आबदीन कश्मीर के शासक द्वारा, जिसका वास्तविक नाम था शाही खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें इस तरफ ये प्राचीन नाम दिए हुए हैं, प्राचीन नाम जो अन्य नाम प्राचीन नाम में जाने जाते थे, और ये हैं वर्तमान के नाम। ये क्या है? वर्तमान में। तो देखिए किसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखो कोल या जो कोयल है इसे जाना जाता था अलीगढ़ को, तो ये सुमेलित है, ये सही है। इसमें देखो प्रश्न पूछना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाले प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है। तो कोयल अलीगढ़, हाँ ये सही है। इसके बाद में महोत्सव नगर यानी महोबा, ये भी सही है। और महोदय श्री कन्नौज को कहते थे, ये भी सही है। और जेजा भुक्ति, ये कौशाम्बी नहीं है, ये कहते थे बुंदेलखंड को। किसको कहते थे? बुंदेलखंड को, ठीक है। तो शायद मैंने इस वीडियो में इतने ही प्रश्न लिए हैं, ठीक है। वैसे 25 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो ये वीडियो लास्ट था प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है। प्राचीन भारत से जितने भी PYQ थे, यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए थे। अब आगे जो चलेगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मध्यकालीन पर, ठीक है, और उसके बाद में रहेगा आधुनिक काल पर, ठीक है। फिर वर्ल्ड का वगैरह देखेंगे विश्व का। देखिए वीडियो में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन ले रही हूँ और उतने फैक्ट करवा रही हूँ जितने आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा हम उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपको ये 25 से 50 क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ये ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।